इसलिए मेरे पास थोड़ा सा अवकाश है कि मैं अपनी कुछ बातें आपके समक्ष रख सकूं। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रवाद की उस धारा का प्रतिनिधित्व करते थे जिसे हम उग्रपंथ के नाम से जानते हैं। कांग्रेस की जो धारा उस समय तक चल रही थी, जब उन्होंने 1890 में कांग्रेस ज्वाइन किया, तो उसे हम उदार पंथ कहते थे। और उदार पंथ को याचिका वृत्ति या भिक्षावृत्ति के माध्यम से वो अपनी मांगे रखते थे। उनकी मांगों में ये नहीं था कि हम अपने भारत को स्वतंत्र देश बनाएं या स्वराज्य का कोई सपना नहीं था। ज्यादा से ज्यादा जो उदारपंथी धारा थी उसकी इतनी मांग थी कि हमें स्वशासन दिया जाए, हमारी ब्यूरोक्रेसी में हमारे प्रतिनिधियों भारतीयों को कुछ प्रतिनिधित्व दिया जाए। और उसका परिणाम ये रहा कि चाहे 1892 का एक रहा हो या उसके बाद 1909 का हो, उन सब में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की जो मांग थी उस मांग को उन्होंने पूरा भी किया ब्रिटिश। लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिनकी बड़ी दूरदृष्टि थी, वो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे कि हमें ब्रिटिश शासन से कुछ रियायत चाहिए। वो पेटिशन भेजने को भिक्षावृत्ति कहते थे। तो उनका ये मानना था कि हमें स्वराज, जिसको उन्होंने जब लखनऊ में 1916 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो उसमें उन्होंने एक नारा दिया था और उसको हम लोग अक्सर सुनते भी हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर लड़ूंगा। तो ये जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार हैं, उन विचारों के केंद्र में जो भारतीय दर्शन है, जिसको हम अद्वैत वेदांत के नाम से जानते हैं, तिलक के चिंतन का केंद्रीय तत्व था और अद्वैत वेदांत था। और उसी अद्वैत वेदांत से, क्योंकि वेदांत आत्मा की स्वतंत्रता पर लिबरेशन ऑफ द सोल पर टिका हुआ है, तो उनका ये मानना था कि ये जो स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता बिना बाहरी स्वतंत्रता के पूरी नहीं होती। तो उनका पूरा दर्शन, जैसे कहते हैं कि एक वृक्ष की संकल्पना करें तो उसमें तने हैं, उसमें पत्तियां हैं, उसमें शाखाएं हैं। तो उन्होंने जो उनकी मूल भावना थी वो वेदांत दर्शन से जुड़ी हुई थी। आप में से जिन लोगों ने तिलक जी का गीता रहस्य पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा, लेकिन उस गीता रहस्य को पढ़ने के लिए मुझे बहुत दिन बड़ी मेहनत करनी पड़ी। बहुत दिन वो ग्रंथ लेके मैं अपने बिस्तर पर सोता रहा और जब भी मैं इसका पढ़ना पड़ता तो मुझे शुरुआत में कुछ चीजें समझ नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे मैंने भी कहा लोग देखते हैं, पूरा तो नहीं पढ़ पाया लेकिन फिर भी जितना मैंने पढ़ा, तो उस गीता रहस्य में उन्होंने उसी वेदांत का, जो हमारे वेदांत में जो चीजें हैं कि ये सारा यूनिवर्स, सारा कुछ विश्व, इसका केंद्र एक है, वो ईश्वर या जो भी ब्रह्म है, जो भी सत्ता है, वो एक है। हम सब उसी की अभिव्यक्तियां हैं। We are very manifestation। तो उस अभिव्यक्ति के क्रम में कोई ना किसी से बड़ा है, ना किसी से छोटा है, और सबको उतनी ही स्वतंत्रता का भाव होना चाहिए। इसीलिए जब उन्होंने क्लीमेंसो को चिट्ठी लिखी थी 1919 में, तो उसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता का भाव प्रकाशित किया और ये लिखा कि किसी भी सभ्य राष्ट्र के ऊपर बिना उसकी सहमति के किसी दूसरे राष्ट्र को शासन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अब सोचिए कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का ये सूत्र भी उन्होंने वेदांत से निकाला। और श्रीमद् भगवत गीता की जो कुछ व्याख्याएं थी, सामान्य रूप से माना जाता है कि शंकराचार्य के बाद श्रीमद् भगवत गीता की एक बहुत ही विशिष्ट किस्म की व्याख्या तिलक महाराज ने, वो भी उन्होंने मांडवे जेल में लिखी। और उन्होंने गीता को लेकर महात्मा गांधी भी चल रहे थे, गीता को लेकर तिलक भी चल रहे थे। सत्य अहिंसा का नारा गांधी जी ने वहां से निकाला और न दैन्यम न पलायनम का नारा तिलक जी ने गीता से निकाला। तो जैसे गीता में कहा गया, भगवान कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि आपको ये युद्ध का मैदान नहीं छोड़ना है। अर्जुन कहते हैं आइए सर, आप बैठिए। हमारे अपने
इसको जीत के, इसको मार के अगर मैं शासन भी करूँगा तो ये मेरे लिए ठीक नहीं है। इससे बढ़िया तो मैं भिक्षा की वृत्ति करके याचक वृत्ति से अपना जीवन बिताना पसंद करूँगा। लेकिन अर्जुन समझाते हैं कि ये आपका कर्तव्य है और इस कर्तव्य को पालन करना ये आपका दायित्व है। एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई अवसर नहीं होता। यदि आप इसमें जीतेंगे, जीतना तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, हारना भी नहीं है, केवल कर्म आपके हाथ में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। केवल कर्म की भावना से हमें आगे बढ़ना है। तिलक भी स्वाधीनता सेनानियों को यही संदेश दे रहे थे कि इस राष्ट्र को हमें स्वाधीनता की ओर ले जाना है। क्योंकि उसकी कुछ परिस्थितियां थी तो उन्होंने स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया और उस स्वराज में उन्होंने वो सुजरेनिटी हासिल करने की बात कही जो ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य अधिराज्यों को प्राप्त थी। क्योंकि वो सीमा थी, एक मांग की एक सीमा होती है। उस समय सीधे स्वाधीनता स्वतंत्रता की बात नहीं रख सकते थे, वो हमारे तुरंत समझ में नहीं है। तो इस भाव को लेकर आगे चल रहे थे। उन्होंने जो स्वराज शब्द दिया, ये स्वराज शब्द भी, इसकी भी निष्पत्ति उसी वेदांत से होती है। और जो स्वराज है, उन्होंने कहा एक वृक्ष हो तो वृक्ष का अगर तना स्वराज है तो इसकी जो शाखाएं होंगी वो शाखाएं होंगी बहिष्कार, और जो शाखाएं होंगी उसमें आएगा राष्ट्रीय शिक्षा। और अगर हम स्वराज की संकल्पना को लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन हम एक राष्ट्रीय चेतना का विकास कर सकेंगे। जो भारत में जो राष्ट्रवाद का बीज है, जिसको आज भी हम देखते हैं, और अगर हम ये कहें कि आज खासकर जो संघ परिवार की तरफ से जो हमें विचारधाराएं दिखाई पड़ती हैं, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं तिलक के विचारों की छाप है। उन्होंने शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, इसके माध्यम से राष्ट्रीय चेतना जगाने का प्रयास किया। क्योंकि उस समय तो कोई राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज जैसी कोई संकल्पना थी नहीं। तो महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाया जाता था, गणेश पूजा होती थी। उस गणेश पूजा को उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में गणेश उत्सव के रूप में बदला। और चूंकि शिवाजी महाराज वहां पर एक बहुत बड़े आइकन रहे, शिवाजी के साम्राज्य को हिंदू मत पातशाही के नाम से जाना जाता है। तो शिवाजी के उत्सव का मतलब ये हुआ कि हमारा अपना एक स्वराष्ट्र है, हमारा अपना एक शासन है और हम इसको लेकर रहेंगे। तो जब ये कहते हैं कि ये स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो इसका भाव यही है कि शिवाजी की तरह हम एक स्वराष्ट्र लेकर रहेंगे। उस संदेश को लोगों ने तभी ग्रहण किया था और तिलक के विचार आज भी हमें स्पंदित करते हैं। क्योंकि लोगों का समूह कोई ताकत नहीं होता। आज जब हम सशक्त भारत की चर्चा करते हैं तो सशक्त भारत की चर्चा में हम किन किन चीजों की चर्चा करेंगे? एक तो जो हमारा बौद्धिक विमर्श है उसकी चर्चा करेंगे। दूसरा, हम अपनी जो बाहरी चीजें देखती हैं, चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था हो, चाहे हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, उन सभी क्षेत्रों में हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। तिलक के स्वराज का सूत्र यहाँ तक आता है। और आप देखिए कि जिसकी चर्चा की जाती है, 5 भ की चर्चा की जाती है: भोजन, भूषा, भजन, भेषज, है ना। एक और अभी मुझे याद आया बताएं तो भाषा, राइट, भाषा। और उस समय उन्होंने कहा था हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होगी। तो आप देखिए कि आज भारत जिस जगह पर खड़ा है, इसके सशक्त होने में तिलक के स्वराज की संकल्पना का कितना असर है। आप भोजन और भेषज की बात करिए। आज हम में से अक्सर, ठीक है, कर पाए ना कर पाए, लेकिन अपने कोरोना काल में भी सिखा दिया कि हमें हमारी अपनी भारतीय जो भोजन प्रणाली है, हमारे रसोई घर में रखे हुए मिर्च मसाले औषधियाँ हैं। और ये बर्गर, पिज्जा, कोका कोला, थम्स अप, ये सब क्या है?
जहर हैं। धीरे धीरे ये हमारे शहर में विष घोलते हैं और उस विष घोलने का क्या परिणाम होता है कि हमें जाना पड़ता है डॉक्टरों के पास। कोरोना के पहले सिर्फ एलोपैथी एक प्रामाणिक पैथी मानी जाती है, लेकिन कोरोना के दौर ने यह सिद्ध कर दिया कि आपकी जो अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे योग हो, चाहे सिद्ध हो, चाहे यूनानी तिब्बती हो, ये सारी पद्धतियां प्रामाणिक हैं और इनकी औषधियां आप पर बिना कोई साइड इफेक्ट डाले अच्छा असर करती हैं। तो ये देखिए, ये भोजन इन दोनों क्षेत्रों में अगर हमें सशक्त भारत का निर्माण करना है तो हमें अपने इन चीजों की तरफ एक सांस्थानिक प्रयास चल रहा है और उसका गौरवबोध हम सबको हो रहा है। वो लगता नहीं था कि इतनी जल्दी ये चीजें सारी चीजें हमें प्राप्त होंगी, उस दिशा में हम बढ़ पाए। सशक्त भारत के निर्माण की तरफ अगर आप देखें और तिलक महाराज के विचारों को देखें तो 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था क्या थी उसका चिंतन करें। ये स्थिति थी कि सुई से लेके और हवाई जहाज तक भारत में हर चीज बाहर से मंगानी पड़ती थी। हथियारों की तो बात ही जानी थी। 1962 की चीन की लड़ाई अगर हम हारे तो उसके पीछे भी हमारी टेक्नोलॉजी की कमी रही। आज देखिए, विश्व अर्थव्यवस्था में 0.5% से भी कम का योगदान था आजादी के समय में और आज हम ये लगभग 2%, 2.5% के आसपास पहुंचा गए। एक समय था कि कोई भी लड़ने का हथियार हमारे पास नहीं होता था। आज DRDO और उसके जो आनुषंगिक संगठन हैं उनके माध्यम से और जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है, इसके माध्यम से आज हम इस स्थिति में पहुंच रहे हैं कि अब हम हथियारों का निर्यात करने की स्थिति में। भारत ने आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी अच्छी तरह से जानते हैं, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज हम बहुत सारी चीजों को रिप्लेस करने में कामयाब हैं। एक सब विद्यार्थियों को मैं ध्यान खींचना चाहूँगा। अभी कुछ एक दिन पहले, 2-3 साल पहले ही एक शब्द हम बहुत सुनते थे, डंपिंग, और खासकर चीन की डंपिंग से हम बहुत परेशान थे। इतना सामान चीन इतने सस्ते में बना के हमारी बाजारों में भर देता था कि जो यहाँ के हमारे उद्योगपति है, यहाँ के जो हमारी कारीगर हैं, चाहे वो मिट्टी का बर्तन बनाने वाला कुम्हार हो और चाहे वो बिजली का बल्ब बनाने वाले हमारे बड़े उद्योगपति, किसी का बिजनेस नहीं चल पाता। लेकिन जो राष्ट्रीय चेतना उभरी, जो स्वराज की भावना उभरी, उसका परिणाम यह है कि आज हमें से शायद ही कोई ऐसा हो जो चीन के सामान को खरीदना पसंद करे। आज हमें से हर आदमी के मन में यह संकल्प है कि मिट्टी के दिए खरीदने हैं तो भले ही कम अच्छे हैं, थोड़ा महंगे हैं, हम अपने ही बनाए हुए कुम्हारों से खरीदेंगे। ये रिप्लेस आपने किया। ये जो स्वराज की लड़ाई ये खत्म नहीं हुई, ये जो उन चीजों को आपने खत्म किया, ये आपने किया। और दूसरी बात, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि भारत के मार्केट में भारत के खिलौने नाम मात्र के बिकते थे। आज की स्थिति ये है, इन्हीं विगत 6 वर्षों की, कि भारत अपने उपयोग का लगभग 50% से अधिक खिलौना स्वयं बना रहा है और चीन के खिलौने रिप्लेस हुए। तो आप सोचते हो कि ये केवल खिलौने रिप्लेस होने की बात नहीं है, ये हमारे आत्मगौरव की भी बात है, ये हमारे लिए रोजगार सृजन का भी अवसर है। और उन खिलौनों के साथ ये भी आशंकाएं होती थी कि इसमें रेडिएशन ना हो, इसमें गलत केमिकल ना मिले हो, क्योंकि खिलौने उनके बच्चे तो खेलेंगे नहीं। तो आप देखिए कि जब हम अपने खिलौने बना रहे हों, हम अपने बच्चों के लिए खिलौने बना रहे हों, तो उसमें हम हर चीज का ध्यान रखेंगे, इसके कलर अच्छे हों, ये कहीं लगने ना पाए, और एक अच्छा जो एक बच्चों का स्वस्थ विकास हो, हम वैसी चीजें कर सकें। लेकिन अभी बहुत लंबी लड़ाई हमें इस क्षेत्र में भी करनी है। आप देखिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, चाहे हमारे हाथ में हो चाहे आपके हाथ में हो, उसमें से बहुत सारा मेड इन चाइना है ना। ये लड़ाई भी चल रही है। अपनी भारतीय निर्माण इकाइयां भी इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में भी आयात का प्रतिस्थापन हम कर पाएंगे।
और हम अपने निर्यात को बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिस हम भूसा की बात करते हैं, इसमें हम बहुत कुछ तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसमें भी मानसिकता का एक बड़ा बदलाव हुआ है। और इस सभागार में बैठे हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको देख के आपको गर्व का अनुभव होगा, जिन्होंने भारतीय परिधान बड़े गर्व से धारण किया है। मैं भले न धारण किया हूँ, लेकिन उनको देख के मेरा भी सीना गर्व से उन्नत है, चाहे वो साड़ी हो चाहे बिहार में एक जिलाधिकारी ने एक शिक्षक को अपमानित किया, ऐसी बात है। आप में से सबने इस बात को सुना होगा, मेरे ख्याल से सबके मन में गुस्सा रहा होगा, और अपमानित किया था कि वो शिक्षक महोदय कुर्ता पाजामा पहने। डॉक्टर रत्नेश जी से मेरा आग्रह है कि करके आप थोड़ा सा संक्षेप करें। तो ये मैं बस कहना चाह रहा हूँ कि चाहे राष्ट्रीय शिक्षा की संकल्पना हो, चाहे राष्ट्रीय चेतना की संकल्पना हो, चाहे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की संकल्पना हो, उन सबको हम जितनी अधिक मात्रा में धारण करेंगे, हम उतनी ही मात्रा में भारत को सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरता हुआ देखेंगे। इन्हीं बातों के साथ इस राष्ट्रीय संगोष्ठी की सफलता की मेरी शुभकामनाएं। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।